IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय, वो कहते हैं ना, दर्द से ऐसा नाता रहा कि अब दर्द का एहसास भी जाता रहा। आप हर पुलियाबाजी के एपिसोड में ऐसे दर्दनाक शुरुआत करते हैं आजकल। अभी मतलब ऐसा ऐसा माहौल चल रहा है कि अभी क्या बोले। तो ठीक है, चलो दर्द की बात ही कर रहे हैं तो आजकल चीन बहुत दर्द दिए दे रहा है इंडिया को, तो उसी के बारे में आज पुलियाबाजी करते हैं ना। हाँ, मतलब ये दर्द दर्द की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। हाँ, ठीक है। अब बाहर से भी आ रहा है, अभी वैसे बाहर से दोनों भी आया दर्द है। बाहर से ही आया है बाहर से वैसे भी तो। आया है, पर हमारे हमारे खुद के गम कोई कम नहीं थे जो और उसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सौरभ, पर आपने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया क्या कि अब हमारे भारत के दो मेन एडवर्सरीज है। अब पाकिस्तान तो है एक, और चाइना है। और हम तो कहते ही आ रहे हैं कि चाइना सबसे ज्यादा बड़ा एडवर्सरी है और उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वो हम 10 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज शायद हम लोग अब देख रहे हैं चाइना को उस नजर से। लेकिन आपने देखा गया कि चाइना और पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का और भारतीय लोगों का जो नजरिया है वो बहुत अलग है। हाँ, नजरिया भी और रवैया भी। हाँ, दोनों दोनों बिल्कुल। दोनों में ही फर्क है। एक तो पाकिस्तान के साथ ना ऐसे जाति खुंदक रहती है, जैसे आपके अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है ना। हाँ हाँ, तो, बिल्कुल। तो या तो ऐसा जाति प्रेम रहेगा बहुत लोगों को, या एकदम जाति खुंदक। हाँ हाँ। ठीक है। और चाइना ऐसा होता है जैसे कोई दूर के, कोई जैसे जंगल से वीरप्पन के गुंडे आके मार के चले गए, तो आप सोचते भी क्या किया जाए। क्या हमको पता ही नहीं वो क्या है, तो छोड़ हमको देते। पता, उनके बारे में कोई खास पता भी नहीं है, ये भी नहीं हम्म पता वो क्यों करते हैं। हाँ, और उनको हम क्या करें। हम्म हम्म हाँ, ये हमारे साथ क्यों। और दूसरा, और एक बड़ा फर्क तो मुझे ये लगता है, ठीक है ये तो हम आम लोगों की बात है कि हमें नहीं पता या कुछ, पर मेरे हम्म हिसाब से सरकार का भी रवैया अलग है। और सरकार के लिए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, सरकार को तो बहुत कुछ पता है। हम्म हम्म तो हम्म ये तो आम आदमी का एक जो नजरिया है वो एक बात है, सरकार का रवैया क्यों अलग है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बिल्कुल सौरभ। और आपने देखा होगा कि ये जो हालात हुए अभी पिछले कुछ दिनों में, उसमें कहीं भी भारतीय सरकार ने चीन का नाम तक नहीं लिया है। ना ही हाँ, किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में नाम लिया है। जो मोदी सरकार ने और उनके एमईए ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें चाइना का बिल्कुल नाम नहीं है। अभी मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था लद्दाख में, वहां पे भी चाइना का नाम नहीं है। हाँ, पूरी हम लोग स्पीच में, हाँ हाँ, पूरी स्पीच में नाम नहीं है। जबकि जब अगर पाकिस्तान होता तो पूरी स्पीच में पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान भरा होता। हाँ बिल्कुल। और जो ऐप बैन किया है हम लोगों ने, उसके नोटिफिकेशन में भी कहीं भी चाइना का नाम नहीं है। हम्म ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये चाइना के ऐप है इसलिए बैन कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा लिखा गया है कि हमारी जो संप्रभुता है, सॉवरनिटी है, इन सब को हर्ट करने के लिए कुछ एप्स हैं और उनमें की लिस्ट दे दी है। वो और बस सिर्फ ये बात है कि वो सब 59 ऐप्स चाइनीज है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये चाइना के ऐप हम बैन कर रहे हैं। तो ये तो अब, लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस ही चीज है ना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको चाइना इतना ज्यादा शक्तिशाली देश है कि कहीं दिखता है ना कि कहीं एक डर है दिल में। बिल्कुल। हाँ, वो जैसे वो हैरी पॉटर में होता था ना, वोल्डेमॉर्ट को बोलते थे यू नो हु, नाम नहीं लेते। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो विलन का नाम लेने से ही घबराहट होने लगती है। बिल्कुल सौरभ। और मुझे लगता है ये सिर्फ आम दृष्टिकोण नहीं है भारतीय लोगों का, ये सरकार का नजरिया भी मुझे ऐसे ही लगा। क्योंकि मैंने देखा कि जब ये रिएक्शन लद्दाख में जो कुछ हुआ वो हुआ, उसके बाद भारतीय सरकार और भारत भारत के जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, एनएसए जो पहले थे, काफी लोगों ने जो लिखे हैं आर्टिकल्स, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चीन जब कुछ करता है हम लोग खुद अपने गिरेबान में देखने लग जाते हैं कि अरे चीन हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, हमने कुछ गलती कर दी क्या।
हमने अगस्त 5 में कुछ कर दिया था कश्मीर में, शायद इसलिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमने एक रोड बना दिया था वहां पे, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल कोई गया था, इसलिए कर रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग अपने गलतियां देखने लग जाते हैं, बजाय ये देखने की कि चीन ही कुछ कर रहा होगा गलत। हाँ, और हमको एक्चुअली उन्हीं के ऊपर चढ़ना चाहिए कि बस तू ये क्यों कर रहा है। हाँ हाँ, हाँ। और दूसरा मेरे को ये भी एक चीज लगती है कि ठीक है, ये सरकार को शायद काफी कुछ पता है, लेकिन एक जो अंदर की चीन में जानकारी है उसमें कमी तो है ही, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो इवन सरकार में भी हाईएस्ट लेवल पे भी एक थोड़ा सरप्राइज रहता है और एक कंफ्यूजन रहता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनका असली मकसद क्या है। जो एक थोड़ी चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी इंटरनल डायनेमिक्स की समझ जैसे हमको पाकिस्तान की समझ है, वैसी चाइना की है नहीं। हाँ वही, पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा हमारे पास जवाब रहता है। बाजवा ने इमरान खान का ध्यान हटाने के लिए ये कर दिया, या फिर ऐसे सब चीजें, थियरीज तो हम लोग बना देते हैं, पर चीन के खिलाफ हम लोग ये नहीं बना पाते। और ये सरकार के लिए भी सही है और हम आम नागरिक के लिए भी सही बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक वो डर वाली चीज भी, एक तो है। पता नहीं है, और दूसरा आई थिंक अब जो पिछले 20 साल में, कहना चाहिए पिछले, इनफैक्ट पिछले 15 साल में जो एक बहुत ज्यादा गैप बन गया है चाइना और इंडिया के बीच में, तो हमारे रिसोर्सेज में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो उससे भी हमको अब फाइनली, तुमको क्या लगता है, मतलब हमने एक ही ठोस कदम उठाया चाइना के खिलाफ क्योंकि ऐप बैन कर दी। हम्म। हाँ, तो आई डोंट नो, चाइना में लोग हंसते होंगे राइट, कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी जो है, हम तुम्हारी थोड़ी सी जमीन लेंगे तो तुम हमारे 2 और ऐप बैन कर लो। हम्म। हाँ, ये तो अच्छा सौदा लग रहा होगा उनको। और मैं देखता हूँ जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो शायद ये भी एक चीज है सौरभ, की पिछले जितने भी वॉर्स हुए हैं उसमें हम लोग जीते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान छोटा पावर है, तो शायद उसके बारे में सोचना हमारे लिए एक मैनेजेबल प्रॉब्लम लगता है। तो हमको लगता है ठीक है, पाकिस्तान को मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए उसके ऊपर हावी हो जाते हैं हम अक्सर। पर चीन जब आता है तो थोड़ी ये जो डर की भावना आपने बोली, उसकी वजह से हम लोग इतने एग्रेसिव नहीं हो पाते जैसा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये भी मुझे लगता है ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है ना प्रणय। अब जैसे हाल फिलहाल में, आई मीन, तुमने भी इस बारे में बताया था, तो जैसे ठीक है, 62 की लड़ाई में काफी चीन ने पिटाई करी थी, लेकिन उसके बाद 67 में इंडिया ने चीन को खदेड़ा भी था, हम्म 87 में भी हमने खदेड़ा था। हम्म अभी हाल फिलहाल में डोकलम में भी कोई हम ऐसे पीछे नहीं हटे थे। हम्म तो ऐसा भी नहीं है कि सी, दोनों न्यूक्लियर पावर है, और 62 में तो थे नहीं, अब दोनों न्यूक्लियर पावर है। हम हम्म पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत ज्यादा लक्ष्मण रेखा खींचते रहते हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर है, कुछ हो नहीं सकता, लिमिटेड वॉर ही हो सकती है। तो चीन के खिलाफ हम भी तो न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान हमसे जितना छोटा है, हम चीन से उतने ही छोटे हैं। नहीं, और एक्चुअली मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो है ये साइकोलॉजिकली है, और शायद साइकोलॉजिकल इसीलिए है क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं, और हम लोगों ने ये एक मिथ्य बना रखा है चाइना के बारे में ना, कि सब कुछ जो चाइना में होता है वो स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं, 30 साल के बारे में सोचते हैं, सब कुछ वहां पे एकदम प्लान तरीके से होता है। तो इन सब सोच की वजह से ना हम लोग अपनी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। इनफैक्ट जो मिलिटरीली भी कई क्षेत्र ऐसे होंगे एलएसी में जहां पे भारत का वर्चस्व होगा, और भारत चीन को आसानी से खदेड़ सकता है। तो ये सब सत्य है, पर हम लोग की सोच ऐसे। हाँ, और हम्म, कभी कभी आप हम खुद को क्या कहानी बताते हैं, मुझे लगता है एक तो थोड़ा नेहरू को नीचा दिखाने के लिए हम 62 की लड़ाई का इतना ज्यादा रोना रोते रहते हैं हाँ। कि ठीक है, उन्होंने अक्साई चीन ले लिया, लेकिन चीन अरुणाचल में भी तो उतना ही इंटरेस्टेड था। हम्म हम्म ले पाया क्या? हम्म। हाँ बिल्कुल, तवांग तो उनको अभी भी लगता है कि अरे भारत में कैसे है। भारत में कैसे रह गया? तवांग पे उनकी इतनी नजर कितने टाइम से है। हाँ, हम्म 62 में जबकि उन्होंने हमसे कहने को लड़ाई जीत भी ली, पर तब भी तवांग नहीं ले पाए थे। हम्म हम्म तो हम यही क्यों देखें कि हमने क्या खोया हुआ है, जो पाया हुआ है उसको हम क्यों छोड़ देते हैं और नजरअंदाज कर लेते हैं। हाँ। तो ये कहीं कहीं पे हमारी जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, मुझे लगता है शायद 62 की लड़ाई शास्त्री के अंडर में ही होती, नेहरू की जगह ना, तो शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक है, वो उसको हम इतना बढ़ाते हैं क्यों? अब क्योंकि 67 का और जो 87 की हमने चाइना से मुठभेड़ें जीती हैं, वो हम्म तो नेहरू के अंडर में नहीं थी, तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करते। हम्म
ठीक है, तो वरना हम अपनी जीत पे क्यों नहीं फोकस करें, हार पे क्यों फोकस करें, वो भी जो इतनी पुरानी है। तो एक ये सब जो है ना, ये थोड़े थोड़े एक साइकोलॉजिकल चीजें भी हैं, और एक थोड़ी एक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की खामी है कि आज की डेट में भी लोग नेहरू को हराने में लगे हुए हैं, चाइना को हराने की जगह। हाँ, उस बेचारे को मरे हुए इतने साल हो गए, तो अभी ये जो एक प्रॉब्लम है ना, जो हमारी एटलीस्ट डोमेस्टिक पॉलिटी की कमी है, और मुझे लगता है एक तो फॉरेन पॉलिसी की भी कमी है, जहाँ पे हम अपने एडवर्सरीज को समझते नहीं है ठीक से, कि कितने हमारे फॉरेन पॉलिसी में या आरएनएडब्ल्यू में कितने चाइनीज स्पीकर्स हैं, चाइना में हमारे कितने लोग बैठे हुए हैं जो कि हमको खबर दे रहे हो कि वहां पे क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, हमारे कितने इन्फॉर्मेंट्स हैं वहां पे। ये सब तो अब काफी जाहिर बात है कि वो हम इन सब चीजों में वीक हैं। बिल्कुल। और शायद ये एक अच्छी बात है सौरभ की इस बहाने हम शायद अब सोच पाएंगे कि हमारा फोकस चीन की तरफ होना चाहिए, और ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, ये सब को हम लोगों को और केंद्रित करना है चीन से निपटने के लिए। हाँ, पर यहाँ पे प्रणय प्रॉब्लम है, मतलब ये चीन वाली चीज तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कितना पहले बोली थी ना, खुल्लम खुल्ला। हाँ, हम्म ये इवन कारगिल की लड़ाई के बाद उन्होंने बोला था कि भैया चीन से ज्यादा फोकस करो और पाकिस्तान पे कम करो। लेकिन मुझे लगता है कहीं पर एक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी, जैसे जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान को गाली दे करके हिंदुस्तान में वोट मिलते हैं, चीन को गाली दे करके कौन वोट देता है आपको? ये तो सही बात है। हाँ, ये मुझे लगता है काफी प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स भी है इंटरनल, वो हिंदुस्तान को पीछे खींच रहा है इन सब कदमों को उठाने से। तो अभी मेरे को ये बताओ लेकिन कि हिंदुस्तान को, चलो जो हिंदुस्तान ने किया वो तो किया, पर तुमको क्या लगता है कि क्या कर सकते थे? सौरभ मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है भारत के साथ। सबसे पहले तो एक मिलिट्री जो ऑप्शन है, ठीक है, तो जो चीन ने किया, जैसे हम कह सकते हैं, हम लोग भारत जहाँ पे पेट्रोलिंग करता था पहले, वहां पर चीन के लोग आ गए और उन्होंने काफी स्ट्रक्चर बना दिए वहां पे, है ना। तो वो सब चीज भारत भी कर सकता है कई एरिया में, और भारत शायद करता भी होगा, भारतीय आर्मी करती भी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए। देखिए, चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर है वो 3,500 किलोमीटर लॉन्ग है। कई क्षेत्रों में पूरी तरीके से भारत हावी है, कुछ क्षेत्रों में चीन हावी है। तो ऐसे एरिया अभी भी हैं भारत के पास जो हम लोग एक टिट फॉर टैट कर सकते हैं चीन के अगेंस्ट। तो हमें अभी तक कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए वो मुझे नहीं पता, पर अभी भी मौका है, शायद हमें उनको सीख सिखानी चाहिए थी उसी वक्त। बिल्कुल, आई मीन, और ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा आड़ा तरीका है, सीधे सीधे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई कौन चाहता है, लड़ाई बढ़े ना बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन हम बोल सकते हैं चलो तुम इधर घुस आए तो हम दूसरी जगह 10 किलोमीटर घुस गए। और जितना मैंने बात की है सौरभ मिलिट्री स्पेशलिस्ट से, और जो मिलिट्री में रह चुके हैं, वो बोलते थे कि ऐसा ही होता है जनरली, और ये सब टैक्टिकल तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है कि अगर चीन ने इस तरफ किया तो उसी सेक्टर में सिग्नल आ जाता है कि तुम ऐसे ही उनके साथ कर लो, और फिर वो सेटल हो जाता है। लेकिन इस बार ये सब नहीं हो पाया, और चीन ने इसको काफी हद आगे तक लेके गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका एक मकसद सिर्फ ये यहाँ पर कैप्चर करके रहना नहीं था, उनका मकसद शायद भारत को चैलेंज करना था, और इसीलिए वो अब भूटान में भी कुछ हरकतें कर रहे हैं, और नेपाल में भी उनका कुछ चल रहा है। तो ये सब एक बड़ी बात लग रही है, सिर्फ एक छोटी सी टैक्टिकल हरकत नहीं लग रही है। एक जगह, और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं लग रही जो कि आजकल में खत्म हो जाएगी, शायद लंबा चलने वाला है। तो अगर, और खासकर ये लंबा चलने वाला है, तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो एक तो चलो ये बॉर्डर पे हो गया, लेकिन हमको क्या उसी जगह जवाब देने की जरूरत है, हम किसी और क्षेत्र में जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल। तो और सौरभ, एक ये तो मिलिट्री पार्ट हो गया। दूसरी चीज हमें देखनी है कि हमें ये तो रियलाइज करना है कि इस हालात में चीन का पावर भारत के पावर से एटलीस्ट इकोनॉमिक तौर पर ज्यादा है। तो हमें एक और ऑप्शन रहता है कि दूसरे देशों के साथ हम लोग कंबाइन करें अपना पावर और बैलेंस कर पाए चाइना को। तो ऐसी काफी चीजें हैं, काफी देश हैं जो चीन के विरुद्ध हो रहे हैं, है ना। तो जापान, ताइवान, वियतनाम, ये सब लोग तो काफी टाइम, ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो इन सब देशों के साथ हम लोग पॉलिटिकली भी काफी कुछ कर सकते हैं चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए। और देखिए, चीन मतलब हम जब बात करते हैं वो सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है काफी लेवल्स ऑफ पावर को। तो कम्युनिस्ट पार्टी को
बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग उन्हें आसानी से दर्द पहुंचा सकते हैं ना, उनको हर चीज से प्रॉब्लम रहता है। उनको आप ताइवान से सिर्फ ताइवान को हाय हेलो बोल दोगे तो भी प्रॉब्लम होगा, हम्म। आप हांगकांग के ऊपर एक स्टेटमेंट निकाल दोगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा। तो उनकी इतनी दुखती रग है, हम लोग कोई कई दुखती रग को कभी भी यूज कर सकते हैं, हम्म। तो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो ये मुझे कभी लेकिन समझ में नहीं आता है, मतलब हम जैसे ताइवान को डिप्लोमेटिक स्टेटस क्यों नहीं दे देते? हाँ, हाँ, वही। इसमें क्यों हमको डर लगता है? क्या क्या उखाड़ लेगा? या फिर दलाई लामा को एक डिनर पे ही बुला ले मोदी जी, हाँ, या राष्ट्रपति बिल्कुल। भवन में मोदी जी ना भी डायरेक्टली बुलाएं उनको, तो इसी इतनी सी चीज से भी तकलीफ, या फिर दलाई लामा को तवांग भेज जाने दें, हम्म। है ना, उससे तो उनको और तकलीफ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है। पर वही है, तो हमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी ये चीजें करेंगे तो चीन हम पर बहुत कुछ कर सकता है शायद। पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्या कर सकता है। हमारी आर्मी भी उतनी इक्विप्ड है जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, तो हाँ, क्या कर क्या लेगा? नहीं। फाइनली फाइनली न्यूक्लियर हाँ, पावर्स हैं दोनों, हाँ। ठीक है, तो एक हद से आगे बढ़ नहीं सकते, हम्म। ठीक है। और आई मीन ठीक है, अगर झड़प करनी है बॉर्डर पे तो कर लो यार। हम्म। हाँ, आई मीन उससे करना चाहते हो, ठीक है। आई मीन अगर सामने वाले को पता चल जाए कि आप लड़ाई से कतरा रहे हो, फिर तो आप पहले ही हार गए ना। हाँ। हम्म। तो आप लड़ाई करना नहीं चाहते, उसके लिए जरूरी है कि आप सामने वाले को कभी ये नहीं जताना चाहिए कि हम लड़ाई से कतरा रहे हैं। हम्म। तो अभी मेरे को लगता है कि ये ओवरऑल सिग्नलिंग में चाइना ने बहुत ये जताया कि हम लड़ाई से नहीं कतरा रहे हैं, पर हमने काफी जगह ये दिखा दिया कि हमको लड़ाई से कतराना है। हम्म। भले ही लड़ाई अवॉइड तो सब करना चाहते हैं, और लड़ाई क्यों करें, लेकिन हम्म। ऐसा पोजीशन नहीं दिखानी चाहिए ना। ठीक है। और सौरभ, कितनी सारी और चीजें अब देखिए, जो शिनजियांग है और उसमें उइघुर लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है वो होगा। हम लोग एक वेबिनार तो करवा सकते हैं ना उइघुर कांग्रेस का। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या क्यों नहीं होगा? करा सकते? हाँ। सरकार ने नहीं करवाया, किसी और ने करवाया, पर मतलब काफी ऐसी चीजें हैं सौरभ जो मुझे लगता है कि बेसिकली चीन के बहुत सारी दुखती रग है जिसे हाँ, हम लोग यूज कर। हम वर्ल्ड वाइड उइघुर पीड़ितों की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा दें, हाँ, हाँ। क्यों नहीं बिल्कुल। करवा सकते? हम्म। है ना, यूएन में हम बोल सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास करवा दें कि उइघुर लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा हाँ, है ना। इन बिल्कुल। सब चीजों से तो उनको है ही तकलीफ, बिल्कुल है। और ये हमें ध्यान रखना है कि ये सब जो चीजें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि वियतनाम और उनके तकरीबन हर पड़ोसी के साथ, वो सब उनके डोमेस्टिक स्पेस में उनकी लेजिटिमेसी बढ़ाए रखने के लिए बहुत जरूरी है उनके लिए। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया है ये मनोज के साथ पहले, और फिर सनी के साथ भी किया है एक एपिसोड में। तो ये सब चीजें, हरकतें करने से उन्हें लगता है कि उनका औहदा डोमेस्टिकली बढ़ रहा है। तो अगर हम उन्हें थोड़ा भी होप करेंगे तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत दर्द होगा। तो हम चाइना के पाकिस्तान है क्या? हाँ, बेसिकली इस तरीके से देखना चाहिए कि पाकिस्तान भारत के साथ क्या करता है, एसिमेट्रिक ऑप्शन यूज करता है ना। मतलब हाँ, तो हम लोग जब ऑप्शन, हमारी आर्मी बेहतर होगी या हमारी आर्मी बड़ी एक्सपेंस कर सकती है, तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स और तरीके से देता है, या तो फिर टेररिज्म के द्वारा, या फिर और कई चीजों के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह। तो हमें भी वैसे ही देखना है, क्योंकि हमारा इस मुद्दे पर ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। बिल्कुल। और जैसे हम लोग अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी पाकिस्तान को यूज करते हैं, इन अ वे चाइना भी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए शायद अपने नेबर्स को यूज कर रहा है, क्योंकि वहां पे हम्म। शी जिनपिंग को दिखाना है कि मैं कितना स्ट्रांग लीडर हूँ, हाँ, जिसने और चाइना कोविड को बढ़ा 19 के दिया। बाद तो और भी दिखाना है उन्हें, क्योंकि हाँ, कोविड 19 क्योंकि के इतना बाद इतना बड़ा हालत बुरी डिजास्टर उसके है। अंडर में हो गया है। बिल्कुल। तो ये एक चीज है जो हम लोग कर सकते हैं, तो पॉलिटिकली ये सब कर सकते हैं। और सौरभ, मुझे इसमें यही है, एक बात बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग अगर चीन से निपटना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गए, तो लोगों को अक्सर लगता है ऐसा हो गया कि हम लोगों ने भारत को बेच दिया अमेरिका को, या फिर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया। और ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बहुत सारे पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं, वो भी इस बात में बिलीव करते हैं। आपने सुना होगा ये, आपको क्यों लगता है ऐसा है? ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ना पुराना जमाने की उनकी जो थिंकिंग है ना, कि एक हमेशा जो कोल्ड वॉर के टाइम पे था, जहां पे अगर आपने एक बार यूएस के साथ अलाई कर लिया, रशिया और यूएस के बीच में, तो फिर उसके बाद यूएस आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा और आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट करने लगेगा।
तो ये यूएस ने किया भी है छोटी कंट्रीज के साथ, तो और उस समय हिंदुस्तान बहुत छोटी कंट्री थी भी, अब हम उतने छोटे भी नहीं है एक तो, और अब वो कोल्ड वॉर भी नहीं चल रही है, अब दुनिया भी अलग हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो काफी जो सीनियर लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि काफी जनरल जो है वो पिछली लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो ये शायद ये कोल्ड वॉर की माइंडसेट को आज भी मुझे लगता है कि उन लोगों ने छोड़ा नहीं है। ये जो सीनियर लोग हैं थोड़े, जो जिनकी हम बातें सुनते हैं या बात कर रहे हैं, ये सीनियर लोग जो हैं ये अभी भी कोल्ड वॉर में जी रहे हैं। मुझे तो लगता है सौरभ, ये कोल्ड वॉर से भी पहले जाती है इसकी हिस्ट्री। मुझे लगता है कि हम लोग ये कॉलोनियल माइंडसेट से देखते हैं कि कैसे आजादी के पहले जो हमारी भारत की जो शक्ति थी उसका पूरा प्रयोग ब्रिटेन कर रहा था अपने उपयोग के लिए। तो शायद मुझे वो तब तब से ये आइडिया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, कि भारत आजादी के बाद जो भी करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा और किसी और की नहीं मानेगा। तो वह एक जो सेंटिमेंट था वो कोल्ड वॉर में भी चला और वो अभी भी चल रहा है। और इसीलिए नॉन अलाइनमेंट जो था तो आइडिया कि हम लोग सब देशों का फायदा उठा सके अपने बेहतरी के लिए, लेकिन वह एक मूवमेंट में तब्दील हो गया और उसकी एक कॉन्फ्रेंस हो गई, और उस आइडिया को हम लोग आज भी लेकर चले आ रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो भारत अभी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस है, और अगर हम लोग यूएस की सहायता ले या जापान की सहायता ले तो फिर भी हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बेच रहे हैं भारत को। हाँ, और ये तो एक फॉरेन पॉलिसी या किसी भी लड़ाई वगैरह में एलाइज बनाना तो एक आपकी चॉइस है ना, और बिना एलाइज के कौन दुनिया में जीत सकता है। हाँ। तो आपको हमेशा आप कौन एलाई चुनते हो, ये तो एक काफी स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ना कि आप किसके साथ एलाई कर रहे हैं। तो ये चीज से पता नहीं मुझे, मतलब ये तो हमने अर्थशास्त्र का भी जो एपिसोड किया था उसमें, मतलब एलाइज कौन एलाई होना चाहिए और कैसे एलाई चूज करना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट को इस तरह से इंटरप्रेट करना कि हम किसी के एलाई नहीं बनेंगे कभी, ये तो मूर्खता है। हाँ, कि भाई अगर आप अलायंस में बिलीव ही नहीं करते तो फिर आप दुनिया में क्या जियोपॉलिटिक्स करोगे, है ना। तो एलाई करना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का और किसी भी स्ट्रेटेजी का। और आज आप एक से एलाई करोगे, कल दूसरे से करोगे। ये भी सोचना कि आप परमानेंट किसी के फ्रेंड नहीं होते हो, कभी किसी के परमानेंट एनिमी नहीं होते हो। आज हम शायद चाइना के खिलाफ यूएस से एलाई कर रहे हैं, पर हो सकता है कभी और हम ये चाइना से एलाई करें यूएस के खिलाफ, हू नोस। तो ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमको कि हमने अपने आप को बेच दिया टाइप वाला सेंटिमेंट। अगर हाँ, मैंने इसको कॉलोनियलिज्म से नहीं जोड़ा था, पर हाँ, अगर ये नॉन अलाइन मूवमेंट, और नॉन अलाइन मूवमेंट भी मुझे लगता है एक थोड़ा कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट था। और मुझे लगता है वो ठीक है, कोल्ड वॉर में हमने किया, लेकिन एलाइज तो आपको रखने चाहिए। ये सोचना कि आप बिना एलाइज के सरवाइव कर सकते हो या अपनी स्ट्रेटेजी खेल सकते हो, तो ये तो आप खेल ही ठीक से नहीं खेल रहे। बिल्कुल। और खुद चीन ने भी वही किया ना। हमारे पास एक उदाहरण भी है कि जैसे पहले चीन और रशिया के बीच में झड़प हुई और उसके बाद निक्सन और किसिंजर ने चीन के साथ रिश्ते बनाए, और यूएस का बड़ा योगदान था चीन को लाने में जहां पे वो आज पहुंच चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल फायदा लिया इसका, तो हमको भी लेना चाहिए, हम क्यों नहीं ले पाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सब हम अपने आप को पीछे खींचने वाली मानसिकता है ये। हाँ बिल्कुल। और सौरभ, एक और चीज हम लोग जो कर सकते हैं कि हम लोग को चीन के मतलब ये जो कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है ये वहां पे ले जाना चाहिए जहां पे चीन को और नुकसान हो। जैसे कि हम लोग अगर साउथ चाइना सी में कुछ करें या कोऑपरेशन करें यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये सब चीजें भी हैं जो चीन को बहुत प्रिय हैं, ये सब इश्यूज। तो अगर हम लोग वहां पर कुछ उनको दर्द दे पाए तो वो लोग हमारी यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर पर हमारी ऑप्शंस को और ज्यादा रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़ाई तो जैसा हमेशा बोलते ही है कि लड़ाई को अपने बॉर्डर से दूर ले जाने में ही समझदारी है। तो अगर हम अपने बॉर्डर की जगह रिटेलिएशन साउथ चाइना सी में करें तो बिल्कुल हमारे ऑप्शंस खुलते ही हैं इसके। और मेरे हिसाब से भारतीय नेवी काफी सक्षम है ये करने के लिए। तो इसमें मेरे को एक और चीज पूछनी थी। अब खैर सीडीएस वगैरह बन रहा है, लेकिन क्या इंडिया का स्ट्रेटेजिक माइंडसेट थोड़ा आर्मी फोकस ज्यादा है, हम अपनी बाकी ऑप्शंस को देखते नहीं है ठीक से? हाँ वो तो है सौरभ, क्योंकि आर्मी फोकस किस लिए है, क्योंकि हमारा फोकस पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान फोकस है, और दूसरा पाकिस्तान से हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म रोके।
तो मतलब हमारा फोकस दो तरीके का हो जाता है। एक, हम लोग पाकिस्तान को कैसे का लैंड हड़प ले, अगर वो कुछ इस तरह की हरकत करे जिससे कि हम लोग उनको रोक पाए। तो इसीलिए हमारी जो 3 स्ट्राइक कोर है आर्मी में, वो सब पाकिस्तान की ओर फोकस्ड है ना। और दूसरी बात है कि हम लोग टेररिज्म से जूझ रहे हैं, तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में कैसे टेररिज्म रोक पाए उस पर हमारा फोकस है। इन सब चीजों के लिए तो आर्मी चाहिए। तो हम लोगों का अगर फोकस पाकिस्तान रहेगा तो हम लोग वही सोचेंगे। अगर हम लोग चाइना की तरफ फोकस करेंगे तो हम लोगों को लैंड बॉर्डर, साथ ही साथ इंडियन ओशन जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चाइना के साथ में आई मीन ठीक है, लैंड बॉर्डर काफी बड़ा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इंडियन ओशन में उनके खिलाफ। बिल्कुल हाँ, और इंडियन ओशन में हमारे पास एडवांटेज है, उनके पास नहीं है। साउथ चाइना सी में हम शायद खुद एक साथ ना कर पाए बहुत सारी चीजें, पर हम लोग कॉपरेशन के साथ काफी और देशों के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, वियतनाम और फिलीपींस के साथ में हम अगर या उनके साथ मिलकर करें तो बहुत सारे ऑप्शन है। फिलीपींस तो अभी नहीं, क्योंकि जो डुटेर्टे है वो तो काफी चीन के साथ उनके अच्छे संबंध है, और वो लोग चीन से अगर उनको फायदा मिल रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उससे। वो लोग चीन के लिए एक और नेपाल बन रहे हैं। हाँ, तो वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो क्वाड कंट्रीज है, इनफैक्ट अगर आप यूएस को निकाल भी दे तो ये 3-4 कंट्रीज को हम लोग कंबाइन करें तो इनका जीडीपी चीन से ज्यादा हो जाता है। और हम लोग के पास काफी ऑप्शंस है, शायद हम लोग ये भी सोच पाए कि ट्रेड कैसे ओपन कर दे इन चारों कंट्रीज के बीच शुरुआत के लिए, और उससे हम लोग और ऑप्शंस बना सकते हैं। और अगर चाइना के खिलाफ कुछ इकोनॉमिकली करना है तो चारों मिलके करें, हाँ। है ना, बजाय इसके कि हम अकेले अकेले कुछ करें। तो चलो ये ठीक मौका है इकोनॉमिक ऑप्शंस पे लाने का। तो एक तरह से हमने इकोनॉमिक ऑप्शंस, जो हमने एक ही इकोनॉमिक ऑप्शन चूज किया वो था ऐप बैन करने का। हाँ। तो हाँ। इसके बारे में तुम्हारा क्या, एक तो इकोनॉमिक ऑप्शंस हमको यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और ये ऐप बैन क्या ठीक इकोनॉमिक ऑप्शन था? तो सौरभ, इकोनॉमिक ऑप्शन में हम लोगों ने क्या किया है, जैसे मिलिट्री डोमेन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हम्म उसको हम लोगों ने इकोनॉमिक डोमेन की ओर मोड़ दिया है। हम्म अब वो भी हम लोग को इकोनॉमिकली रिस्पॉन्ड करेंगे शायद, है ना। पर ये डोमेन हमारा स्ट्रांग पॉइंट है क्या चीन के अगेंस्ट? मुझे नहीं लगता स्ट्रांग पॉइंट है ना। तो हम्म हम लोग क्यों चाहते हैं कि हम लोग आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में लाना अपने आप को इस हम्म मामले में? हम्म। तो तो ये तो हमने हम्म, ऐप तो हमने काफी खुल्लम खुल्ला बैन किए हैं, पर दूसरी जो अंदर की खबर बोलना चाहिए, या अंदर की खबर नहीं, सभी को मालूम है कि इस समय चाइना से ऑलमोस्ट सारा इंपोर्ट जो है कस्टम्स में अटक गया है। ये मैंने सुना, आप ही कह रहे थे। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट जितने इंपोर्टर थे इंडिया में, जो भी इंपोर्ट होता है चाइना से, कस्टम वाले कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने एक तो थोड़ा सा बोल करके कार्रवाई करी है, और एक ये बिना बोले करी, और कुछ लोग अपने टीवी भी तोड़ रहे हैं, राइट। तो ये हम्म। ऐसी तीन तीन तरीके की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। तो हाँ। तो ये कार्रवाई, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई। चलो ऐप बैन तो एक है, पर हम्म। ये जो सामान आ रहा है कस्टम्स में अटका के हमने रखा, उसके पैसे तो चाइना को ऑलरेडी मिल चुके हैं। हाँ। तो, और तो सौरभ, हमारे इंपोर्टर्स को नुकसान होगा इसकी वजह से, हम लोगों को आइटम्स नहीं मिल पाएंगे, इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है ये हम कल को आई मीन इसको एक तरह से ऐसे सोच सकते हैं कि काफी लोग, और मैं जानता भी हूँ भी, काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई हम अपने सोर्सिंग के अल्टरनेट कैसे बनाए चाइना के। हम्म। 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 लेकिन यही है कि चाइना से अभी वो लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी उस क्वालिटी का माल सबसे सस्ते में मिल रहा है। तो आप एक तो आपको अब थोड़ी सी महंगी चीज खरीदने पे मजबूर होंगे। हम्म। हम्म। तो उससे आप चाइना का नुकसान कर रहे हैं या अपना, ये अब हमको सोचने वाली बात है। ठीक है, चाइना की सेल कम हो रही है, पर हम एक महंगी चीज खरीद रहे हैं। हम्म। तो ये हमारे लिए अच्छी, एक तरह से हमने खुद पे टैक्स लगा दिया चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। तो सौरभ, वही ऑप्शन है, मिलिट्री इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि अगर आप इकोनॉमिक पावर उपयोग कर रहे हैं किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसका जो रिबाउंस इफेक्ट होता है, आपको खुद को बहुत नुकसान होता है उस बारे में। तो ये देख हम्म लीजिए, अमेरिका और चीन के बीच जैसे कि ये ट्रेड वॉर चल रहा है 2-3 सालों से, है ना। हम्म तो इस पे काफी रिसर्च हुई है, और रिसर्च डेटा ये कहता है कि इस जो टैरिफ बढ़ा दिए हैं यूएस ने, उसका सीधा सीधा असर यूएस कंज्यूमर पर हुआ है। और यूएस कंज्यूमर ज्यादा पे कर रहा है, उनकी कंपनीज जो इंपोर्ट कर रही थी
कुछ चीजें यूएस में बनाने के लिए उनको भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो काफी बड़ा असर कंज्यूमर पर हो रहा है। अब यूएस कर सकता है, शायद उनकी जीडीपी पर कैपिटा $64,000 है, हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग को करना चाहिए कि नहीं, ये हम लोग को सोचने की बात है। इस स्थिति में हम लोग इकोनॉमिक तरीके से और अपने आप को हर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। और मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पे भी हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस से सोचना चाहिए कि भाई अगर हम अपने देश को चाइनीज माल खरीद के ही मजबूत बना रहे हैं तो ये तो हमारी समझदारी है ना। हाँ हाँ। कि चाइना को बोलना चाहिए कि हम तुम्हें सस्ती चीज नहीं बेचेंगे, हमें क्यों बोलना चाहिए कि हम सस्ती चीज नहीं खरीदेंगे? हम ये क्यों देखते हैं कि दूसरे को क्या मिल रहा है, हम ये देखना चाहिए ना कि हमको क्या मिल रहा है। हाँ, पर सौरभ इसमें एक और बात होती है, लोग अक्सर कहते हैं डंपिंग, और कि चाइना बहुत सारी चीजें डंप कर देता है इंडिया में, और ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज होनी चाहिए। इसके बारे में आपने सोचा है क्या? हाँ हाँ, इसके बारे में तो यहाँ पे ही है। तो हमको मेरे हिसाब से वो ठीक बात है कि हमको जरूर ये भी थोड़ी समझ वाली चीज है कि चाइना किस तरह से अपनी कंपनीज को सब्सिडाइज करता है, जिससे कि वो और ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं और इंडियन प्रोड्यूसर्स उनको नहीं compete कर पाते हैं। तो ये एक बिल्कुल सोचने वाली चीज है, और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है कि अगर कोई कंट्री जो है स्पेसिफिकली अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडाइज कर रही है तो आप उसका एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हो। हर चीज में नहीं, उसमें फिर से समझदारी लगाते हो। भाई अगर कोई पैसे खर्च करके आपको सस्ती चीज देना चाह रहा है तो ले लो ना, आपकी जेब से क्या जा रहा है। हाँ, लेकिन उसका एक दूसरा जो एक नुकसान है कि अगर लेकिन वैसी ही चीज आपके देश में भी बनती है तो आपके प्रोड्यूसर खत्म हो जाते हैं। तो ये एक आपका नुकसान भी है कि आपके देश का एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम होता है उस एरिया में, और बिल्कुल ही आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चली जाए तो उसके साइड इफेक्ट भी है कि भाई आप फिर कुछ बना ही नहीं सकते अपने देश में, क्योंकि एक बेसिक इंडस्ट्रियल लेवल जो है आपके देश का वो मिट जाता है। तो आपको एक उसकी चीज की वजह, तो मुझे लगता है ट्रेड जो है ना उसमें बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहना चाहिए कि या तो बिल्कुल ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये सूझबूझ वाली चीज है कि कहाँ पे आप दिमाग लगाओ, कहाँ पे नहीं लगाओ, कब आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं तो चाइना से थोड़ा डील करता हूँ इंपोर्ट वगैरह के लिए। उन्होंने काफी एक अच्छी सी हिडन सब्सिडी देते हैं अपने एक्सपोर्टर्स को, या दे रहे थे एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तक। इंडियन पोर्ट तक शिपिंग फ्री है। अच्छा। ओके, ठीक है। तो अब ये चीज कहीं पकड़ में भी नहीं आती है, क्योंकि भाई ये चीज आप जो है किसी शिपिंग कंपनी के थ्रू ऑफर कर दो। आप एक पीएसयू मान लो इंडियन पोस्टल सर्विस जो है वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी हो, और वो बोले कि मैं इंटरनेशनल शिपिंग दूंगा इंडियन प्रोड्यूसर्स को वर्ल्ड बीटिंग प्राइस पे। ठीक है, अक्सर फ्री। मान लो बोले भाई 50 पैसे में आप कोई भी सामान दुनिया में कहीं भी पहुंचा लो, ठीक है, खर्चा भारत सरकार का। तो इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो बहुत फायदा होगा ना। हाँ, अब हम ऐसा, और इस चीज के ऊपर कोई एंटी डंपिंग चार्ज वार्ज भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है जैसे चाइना ने बहुत क्लेवर तरह से कुछ कुछ चीजें सब्सिडाइज करी हैं कि भाई उनको दूर रहने का नुकसान नहीं है। इट इज एज इफ कि उनकी फैक्ट्री इंडिया में ही है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज था वो खत्म हो गया। तो इस तरह से चाइना काफी समझदारी से सब्सिडीज भी देता है अपनी कंपनीज को। पर हम एक तो ये चीज की नॉलेज कितनी है हमारी ट्रेड बॉडीज में और हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री में कि ये हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, और इसको हम काउंटर कैसे करें? इसको दो तरीके हैं काउंटर करने के। एक तो आप ये सोच सकते हो कि चलो मैं चाइना के खिलाफ ड्यूटी लगाऊं। दूसरी आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं भी अपने एक्सपोर्टर्स को सेम सहूलियत देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपकी सिर्फ आपस में लड़ाई थोड़ी, आप पूरी दुनिया में compete कर रहे हो चाइना से। कौन सा सिर्फ चाइना को सिर्फ इंडिया में आना उसी से आप compete कर रहे हो। हाँ, नहीं सौरभ, यही मानसिकता का एक प्रॉब्लम है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना को हम लोग सिर्फ भारत में compete करना। हम लोग की सोच सीमित है उस तरीके से। वो तो हम लोग ये एक्सपोर्ट की सोचते ही नहीं है फिर। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि चीन को कैसे ब्लॉक कर दूं मैं। बिल्कुल। और जो चीन से इतना सारा जो इंपोर्ट आता है वो बहुत सारी उसमें चीजें, मेरे हिसाब से 90% चीजें तो कंपोनेंट्स होती हैं जिसको यूज करके हम फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं। अब उसके लिए अगर सस्ती चीजें आ रही हैं तो शायद अच्छा ही है हमारे लिए। हाँ सौरभ, इसी का हम लोगों ने डेटा देखा था। एक ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, मतलब हमारे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट का कितना सहारा है, वो एक कैलकुलेशन होता है। और हमारे एक्सपोर्ट में डेटा भी ये कहता है कि चाइना से इंपोर्ट किया हुआ सामान का बहुत बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान उसका है। तो अगर हम उनका बेसिकली इंपोर्ट, हाँ, तो अगर हम उनका इंपोर्ट रोक रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट सफर करेगा। बिल्कुल। तो ये मुझे ठीक बात लगती है कि शायद हम अगर इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग हो तो हमको इकोनॉमिक हथियार यूज करने चाहिए।
तो चाइना हमारे खिलाफ इकोनॉमिक हथियार यूज करे तो समझ में आता है, लेकिन हमको उनको मिलिट्री जवाब देना चाहिए। हाँ, बजाय इसके कि हम उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑप्शंस की सोच रहे हैं। हमको क्यों इकोनॉमिक ऑप्शंस की सोचनी चाहिए? हाँ, मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल ऑप्शन जो हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इकोनॉमिक चीज, और ये भी देखिए ना सौरभ, इसका नुकसान हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका फायदा क्या होगा? अब जो चीन से इतना चीजें एक्सपोर्ट होती है उसका सिर्फ 3% भारत में आ रहा है। तो हम लोग इतना सब करके कल को सोच लीजिए सब कुछ बैन कर दिया हम लोगों ने, तो चीन का 3% एक्सपोर्ट कम हो गया। उससे उनको क्या फायदा होगा? वो हमारी तरफ अपना रवैया थोड़ी ना बदल लेंगे उसकी वजह से। और ये भी नुकसान किसको हुआ? चीन की किसी कंपनी को हुआ, ना कि डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी को हुआ ना। और हम कभी भी उसको जीरो नहीं कर पाएंगे यार। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि भाई अगर आप चाइना से रोकोगे चीज तो वही माल जो है आपको दुबई और सिंगापुर के थ्रू आपकी कंट्री में आने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि अब ईरान के खिलाफ इतने सब बैन वैन लगाए, यूएस ने इतनी जान लगाई, ऊपर क्या फिर सामान दुबई के थ्रू चला जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो ये इसके तरीके, आप सामान को रोक थोड़ी सकते हो। फाइनली कहीं ना कहीं से तो आएगा। आप हर सामान को खोल के चेक करोगे उसके अंदर क्या लगा। अगर आप पूरे सामान में कुछ भी चाइना से नहीं लगा होना चाहिए तब तो फिर आप गए काम से। हाँ ठीक है, चाइना इतनी बड़ी क्या कहते हैं हिस्सा है ग्लोबल इकोनॉमी का कि आप सब कुछ तो थोड़ी रोक सकते हो वहां से। तो ये एक बहुत ही अगर कोई ये सोचता भी है कि ये इफेक्टिव तरीका है, चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपनी कॉस्ट 5 से 10% बढ़ा देंगे हर चीज की। ठीक है, या तो हम एंटी डंपिंग से बढ़ा सकते हैं, या फिर वो क्योंकि दूसरे देश से राउट होके चीजें आने लगेंगी जल्दी से, तो उससे तो अभी लोग जो सप्लायर नए ढूंढ रहे हैं, बेसिकली कोई डिस्ट्रीब्यूटर थाईलैंड में कंपनी खोल लेगा, वो इंपोर्ट करेगा चाइना से और हमको एक्सपोर्ट करेगा, 5% का अपना मार्जिन ऐड कर देगा। हाँ, हमको क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। थाईलैंड सरकार का फायदा हुआ है, चाइना को उतना ही पैसा मिल रहा है, थाईलैंड सरकार को एक एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और थाईलैंड में एक एक्सपोर्टर और पैसा कमा रहा है। ठीक है, ये तो ठीक बात बोली सौरभ आपने। ये गुड्स की बात हो गई। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे सरकार ने अभी रिसेंटली एफडीआई पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया, और उसमें भी चीन का नाम नहीं लिया। ठीक है, उसमें बोला कि भारत के जितने भी नेबर्स हैं उनसे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके लिए आपको सरकार की परमिशन की जरूरत है। हाँ, और ये हर सेक्टर में उन्होंने कर दिया। तो इसमें मतलब कह तो ये यही रहता, हम थोड़ी ना नेपाल से इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, हम लोग चीन की खिलाफी करना चाहते हैं, है ना? तो ये इन्वेस्टमेंट भी हम लोग अगर रोक देंगे तो इसमें हमको ही नुकसान होगा ना। आपको क्या लगता है? आप तो कंपनी चलाते हैं एक, तो आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, मुझे तो लगता है कि फिर से हमको इसमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि अगर आप अपने दुश्मन का पैसा लेकर के समृद्ध हो सकते हो, इससे ज्यादा चालाकी की क्या बात हो सकती है? ठीक है, तो अगर चाइना आपको पैसा दे रहा है तो वो बेवकूफ है ना, आप ले नहीं रहे हो तो आप बेवकूफ हो। हाँ, बिल्कुल। नहीं वही सौरभ, फिर से क्योंकि अगर मान लो हमारी लड़ाई होती है तो जिसके पास पैसा है उसको लड़ना चाहिए या जिसने पैसा दिया उसको डरना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब तो हम लोगों ने पैसा ले लिया, अब आपको क्या अभी कर लो? पैसा मैंने ले लिया, अभी तो क्या करेगा यार? स्पेशली मुझे लगता है खासकर ये सड़कों वड़कों का पैसा। यार तो आप बोल सकते हो चलो कुछ सॉफ्टवेयर है, तुम दूर से बोलोगे मैंने लॉक कर दिया, ठीक है, आगे से तो तुम्हारी ऐसी मैं डिपेंडेंस बना दूंगा कि कल को मैं लॉक कर। भाई सड़क बना दी, तुम सड़क का क्या करोगे? ले जाओगे क्या अपने साथ वापस? बिल्कुल। ठीक है, तो हमको तो बोलना चाहिए तुमको जितनी सड़कें बनानी है बनाओ इंडिया में। हाँ, नहीं सौरभ, मैं तो इसको एक और स्टेप ले जाऊंगा। सॉफ्टवेयर में भी क्या प्रॉब्लम है? हम लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिनमें हम लोग नहीं चाहते चीन को, जैसे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग नहीं चाहते चीन को, क्योंकि हमारा पूरा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने एडवर्सरी को नहीं दे सकते। वो तो एकदम घटिया स्ट्रेटेजी होगी, वो लोग कल को कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीप फोन देना चाह रहे हैं, हाँ सस्ते फोन दे रहे हैं, या फिर हमारे बैंगलोर का कोई एडटेक स्टार्टअप पैसे उठा रहा है चाइना के इन्वेस्टर से, तो हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? देखो, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि हमको पैसे कहीं पे भी ले लेने चाहिए, हमको सामान लेते हुए सोचना चाहिए। चाहे हार्डवेयर भी हो, मान लो कोई सेल टावर कंपनी इंडिया की चाइनीज इन्वेस्टमेंट उठा रही हो, तो क्या फर्क पड़ता है? हमको ये देखना चाहिए कि कंपनी में कंट्रोल किसका है। एज लॉन्ग एज पैसा तो किसी से भी आ सकता है ना, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसका है और कंपनी में कंट्रोल किसका है, और वो सॉफ्टवेयर पे हमारा कितना कंट्रोल है, ये देखना चाहिए। और खासकर जैसे तुमने बोला जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें तो हमको सोचना ही नहीं चाहिए एकदम। क्योंकि अभी हमारे देश में पैसे की तो कमी है ना, हमको और इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी चाइना अगर पैसा देना चाहता है तो ले लो। हाँ,
है, और उनको 10 बार सोचना चाहिए कि कल को उनका पैसा फंस जाए गलत जगह भाई। हाँ। तो ठीक है, हम क्यों सोचें, जो पैसा दे रहा है उसको सोचना चाहिए, लेते हुए पैसा ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए कभी। हाँ। एक्चुअली वो स्वामीनाथन अय्यर ने भी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि भारत में इन्वेस्टमेंट का रिस्क हमेशा इन्वेस्टर के पास होता है। हाँ हम थोड़ी ना रिस्क लेते हैं उनको पैसे, अगर वो इन्वेस्ट बिल्कुल, करें। हाँ लेकिन पैसे। हमारी सोच अभी भी ऐसी है सौरभ की चीन या फिर अमेरिका या फिर और कोई देश भारत में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमें खरीद लेगा, ऐसी सोच है अभी भी। हाँ मतलब क्या खरीद लेगा, खरीदो ना यार। ठीक है, मतलब हम तो दे आ रहे हैं बस, मतलब अच्छा है ना, देश की चीजों के दाम बढ़े, देश में पैसा आए। और ये मैं बोलूंगा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत जगह पे माइंडसेट है, लेकिन बाकी जगहों पे ये थोड़े कम लोग, जैसे जापानीज कंपनीज यूएस में बहुत कुछ खरीद रही थी तो यूएस वाले लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था कि अरे जापानी लोग यूएस को पूरा खरीद लेंगे। पर करेक्ट। हल्ला हाँ। मचाया था लेकिन उन्होंने रोका नहीं। हम्म। जापान ने यूएस की कितनी बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली। हम्म। ठीक है, लेकिन ठीक है, उससे क्या नुकसान हुआ, यूएस ने और नई चीजें बना ली ना उसके बाद, वो पैसा हम्म। आने से, कि आप हाँ। पुरानी चीज को ही लेकर के बैठे हुए हो। ठीक है, पहली बिल्कुल। बार सोनी ने यूनिवर्सल स्टूडियोज वगैरह खरीद लिया था तो लोगों ने इतना हल्ला मचा लिया था। यहाँ पे अगर यशराज स्टूडियोज खरीद लिया किसी चाइनीज एंटरटेनमेंट कंपनी ने तो हल्ला मच जाएगा। हाँ। ठीक है, पर खरीद लो ना यार। हम्म। ठीक है, हम क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब तुम एक मूवी हाउस खरीद लोगे तो खरीद लो। हाँ। तो ये, बिल्कुल। या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग खरीद लो, एयर इंडिया बिल्डिंग खरीद लो, हम्म। तो होगा कि भाई आप तो देश की संपत्ति भी बेच रहे हो। ठीक है भाई, लेकिन ले लो ना संपत्ति, उससे हम हिंदुस्तान में अगर कैपिटल आ रहा है तो उसका हमको फायदा ही है ना। हाँ। और सौरभ एक और इफेक्ट होगा ये जो एफडीआई पॉलिसी में चेंज है उससे, जैसा आपने बोला था गुड्स सिंगापुर से आ सकते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है ना। जैसे अब कंपनी क्या करेगी, वो सिंगापुर में बना लेगी अपना हेड ऑफिस और बोलेगी मैं तो सिंगापुर कंपनी हूँ, जबकि उनका सब डेवलपमेंट शायद इंडिया में हो रहा होगा हाँ, और पैसा वो लोग और वहां ये से उठाएंगे। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रेंड है प्रणय, कि हम्म। ज्यादातर जो मैं नए इंडियन स्टार्टअप से बात कर रहा हूँ वो सब प्रेफर कर रहे हैं, और इंडियन वीसीज भी एडवाइस करते हैं कि भाई हिंदुस्तान में पॉलिसीज इतनी ज्यादा उल्टी सीधी हैं कि आप हिंदुस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत दुख का विषय है हम्म। हम्म। कि हम जितना भी बाकी हल्ला मचा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, स्टार्टअप इंडिया वगैरह वगैरह, और जब आप इस तरीके के फंडिंग ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट करते हो इंडियन कंपनीज के लिए, तो इंडियन कंपनीज बिल्कुल बाहर जाके, जैसे फ्लिपकार्ट ने किया ही था ना। हाँ। और वो फ्लिपकार्ट ने जो 2012 में ट्रेंड शुरू किया है वो उसके बाद रुका नहीं है। हम्म। 8 साल बाद वो बढ़ रहा है। पहले उन्होंने बड़े होके किया था, अब लोग शुरू से कर रहे हैं कि आप हम्म। बाहर कंपनी हेड ऑफिस बाहर बनाइए, ताकि फिर वहां पे आप शायद चाइना से भी ले सकते हो पैसा, रशिया से भी ले सकते हो, जिससे भी ले सकते हो, और इंडिया में हाँ। आप एक सब्सिडरी बनाओगे और काम करोगे। हम्म। तो तो उससे ये हमें नुकसान ही चीजों हुआ के ना तरीके, सौरभ। सब तरीके तो बहुत सारे हैं, और इससे क्या हुआ, हिंदुस्तान को एक नुकसान हुआ ना, आप कुछ हाँ। टैक्स भी लूज करोगे फ्यूचर में। हाँ। ठीक है, और आप कंट्रोल भी लूज कर और रहे हो कंट्रोल, क्योंकि अब और बिल्कुल, तीसरी देश की और बिल्कुल आप कंट्रोल भी लूज कर रहे हो, तो आप ज्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में पूरा कंट्रोल खो दे रहे हो। हाँ। अच्छा, अच्छी बात की आपने। हाँ। तो ये एक काफी प्रॉब्लम की चीज है। पर इसमें प्रणय मैं लेकिन एक चीज बोलूंगा मेरे को, लेकिन ये ऐप बैन हमको ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शायद चाइना के खिलाफ नहीं करना चाहिए था। ये मुझे संदर्भ उनका गलत लगा। पर इन जनरल मुझे लगता है कि चाइनीज एप्स को बैन करने का हिंदुस्तान के पास एक वैलिड रीजन है। क्या है वो? वो ये कि चाइना में कोई भी बाहर की ऐप नहीं यूज हो सकती, हम्म। हम्म। तो हम क्यों होने दें उनकी एप्स इंडिया में यूज। हम्म। हम्म। हाँ, उन्होंने एक जिसको कहते हैं ग्रेट फायरवॉल बना के रखी हुई है, सब कुछ जो है वहां पे पूरा इंटरनेट जो है, मतलब ट्विटर पे चाइनीज डिप्लोमेट इंडिया को गाली देते रहते हैं, हम्म। लेकिन वही ट्विटर जो है उस पे हम कुछ भी बोलते रहे पर चाइनीज सिटीजन उसको नहीं देख सकते। हम्म। हम्म। ना ट्विटर, लेकिन ना फेसबुक, हाँ। ना गूगल, कुछ नहीं चलता चाइना के अंदर। लेकिन वही है सौरभ, इसमें फिर से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को रेसिप्रोकल होना चाहिए, वो जैसे हमें ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हमें इसमें अपना फायदा देखना है कि नहीं। अगर भारत के इतने सारे लोगों को फायदा हो रहा है वो ऐप यूज करके, तो हम लोग क्यों बैन करें उस चीज को? हाँ हमारा ही ये नुकसान होगा। हाँ ये एक बिल्कुल ठीक बात है कि, और शायद हमको ये सोचना चाहिए कि 59 ऐप हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर हैं और सारे चाइना के हैं, तो ऐसा क्यों है, ये सवाल हमको पहले पूछना चाहिए। हम्म। अभी वैसे स्टार्टअप जगत में काफी लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि भाई अब ये 59 ऐप का ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट है तो इसको हम फटाफट हड़प लें।
हाँ हाँ। तो एक 59 कंपनी इंडिया में बनने का चांस है नहीं हम्म कि भाई ये ऐप अगर बहुत बड़े थे ऑलरेडी इंडिया में तो आप फिर नई कंपनीज बना सकते हो ना जो कि ये ऐप जैसी हो। हम्म लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, हमको ये सोचना चाहिए कि मान लो अगर हमने शुरू से ये वाला स्ट्रेटेजी बना के रखी होती तो क्या हम कभी ये सोचते भी कि टिकटॉक जैसी चीज इंडिया के गांव में चलेगी। हाँ बिल्कुल। है ना, टिकटॉक जो है जैसा वो आई मीन जो चाइनीज ऐप है वो वो बनी बनी तो थी यूएस टीनेजर्स के लिए, म्यूजिकली बनी थी, म्यूजिकली को टिकटॉक ने हम्म, एक्वायर किया हाँ। और उसके बाद ये पूरी दुनिया में चली। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप देखो तो एलीट टीनेजर्स ने नहीं अपनाया इसको, इसको हमारे देश के जो सबसे, मैं बोलूंगा कि जो नए डिजिटल पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों हम्म ने इसको अपना ऐप बनाया। मतलब जो टिकटॉक के आप स्टार्स वगैरह देखें तो आप देखोगे कि कितना टैलेंट है इंडिया में और उन्होंने कितने जबरदस्त प्रोडक्शन करते हैं। हम्म, और ये चीज शायद हम कभी डिस्कवर नहीं करते अगर टिकटॉक नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ कि टिकटॉक ने आके कोई किसी इंडियन ऐप को खत्म, ये उन्होंने एक कंप्लीटली नया मार्केट अपनाया ना। हम्म तो शायद सवाल पूछने वाला ये है कि ऐसे 59 चाइनीज ऐप क्यों हैं और इंडियन ऐप क्यों नहीं है। इसका मेरे पास एक एक जवाब है, पर तुम्हारे पास अगर इसका आई मीन इसके बारे में कोई और ख्याल है तो पहले बताओ। नहीं नहीं, आप बताइए। तो मेरे को ऐसा लगता है हमेशा, और ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, यूएस के लिए भी है, कि आपका अगर डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग नहीं है ना हम्म तो हमको दिखता है कि ये ऐप इंडिया में बहुत बड़े हैं। हम्म हम्म लेकिन इन एप्स का टोटल आप देखो, टिकटॉक ही ले लो, इंडिया का जो टिकटॉक का यूजर बेस है वो टिकटॉक के वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू का क्या परसेंटेज होगा। हम्म, ठीक है, हाँ। उसी तरह से आप अमेजोन को ही ले लो, हम्म अमेजोन का जो इंडिया का यूजर बेस और रेवेन्यू है वो उनके वर्ल्ड वाइड का कितना परसेंटेज है। हम्म हम्म लेकिन अब देखो तो अमेजोन और टिकटॉक दोनों के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है अपनी चीज बनाने का वो आप स्प्रेड आउट कर सकते हो इतने बड़े मार्केट में जहां पे आप हो। हम्म हम्म। और फिर सॉफ्टवेयर तो आप हर जगह पे सेम यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है टिकटॉक को इंडिया के लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाता है। समझा नहीं सौरभ मैं ये बात। आप ये कह रहे हैं कि जो टिकटॉक का भारत में रेवेन्यू है वो उनके पूरे रेवेन्यू से बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो अगर हम्म और लेकिन टिकटॉक बनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। हम्म 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 तो अब टिकटॉक बनाने का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या सिर्फ भारत का मार्केट झेल सकता है। हाँ, नहीं, उनको उनको डेवलप करना है और वो पूरे विश्व में फैलाएंगे तभी वो फायदा होगा उनको उसका। बिल्कुल, और वो पूरे विश्व में फैलाते हैं, या और पूरे विश्व में फैलाने से पहले वो अपने देश में करते हैं ना। हम्म हम्म तो अपने देश में उन्होंने उसको इतना बड़ा बनाया और उसके बाद जैसे अमेजोन पहले यूएस में बहुत बड़ा बना। हाँ। हाँ, और वो मार्केट में आप इतने बड़े बनते हैं तो अब दूसरे तो एक ये हम सिर्फ हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स को गाली देते रहते हैं या बोलते रहते हैं यहाँ कोई इनोवेशन नहीं होता, कुछ चीजें मार्केट के साइज पे भी डिपेंड करती हैं। हाँ इस हाँ, साइज ऑफ मार्केट में इतना ही इनोवेशन होगा। हम्म, अच्छी बात है। आप कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरा रेवेन्यू ही इस चीज का 100 करोड़ का है तो आप उसमें 1000 करोड़ कैसे लगाओगे कंपनी को बनाने में। और मार्केट मतलब आप कह रहे हैं कितने लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं इस कितने चीज को। लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं और उनके पास कितना पैसा है ही देने के लिए। हम्म हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो टिकटॉक यूज करते हैं, पर अब लेकिन उनकी जो खरीदने की क्षमता है आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू उसी हिसाब से मिलेगा ना। हम्म ठीक है, तो वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ही टिकटॉक का रेवेन्यू है। हम्म तो उससे ज्यादा वो कैसे कुछ कर लेगी। तो अब ये देखिए कि मान लीजिए टिकटॉक का मार्केट, और ये हाइपोथेटिकल नंबर मैं ऐसे अंदाजे के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए वहां 1000 करोड़ का है, हम्म आप उसके लिए मान लीजिए 500 करोड़ रुपए खर्च करके टिकटॉक जैसी कंपनी बनाए, उसके बाद में आप बोल सकते हैं भाई मैं एक एडिशनल 50 करोड़ रुपए लगा करके इंडिया में लॉन्च कर देता हूँ। लेकिन अब इंडिया की कंपनी सिर्फ वो 50 करोड़ लगा करके वो 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कैसे compete करेगी, या उस क्वालिटी से भी। तो आज हम कर सकते हैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में एक और चीज होती है कि चीज बनाने में काफी टाइम और पैसा लगता है पर कॉपी करने को कम लगता है। तो शायद ये शॉर्ट टर्म में हमको दिखता है। और एक और चीज है, हम शायद काफी चीज ओवर एस्टिमेट भी करते हैं। टिकटॉक देखने में बहुत सिंपल लगता है पर वो इतना है नहीं। ठीक है, काफी सोफिस्टिकेशन है उसमें। हाँ, और वो सारी सोफिस्टिकेशन पीछे होती है तो हमको दिखती कम है। तो ये वाली चीज एक तो इतना आसान भी नहीं है मैचअप करना, पर अगर कुछ चीजों में लेकिन हो भी जाता है कि जहाँ पे डिस्कवरी में ज्यादा पैसा लगता है पर फाइनल चीज जब डिस्कवर हो गई तो कॉपी करना आसान होता है। पर सौरभ, ये सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर जब 2000 सन में जब हम लोग की कंपनीज उभरने लगी
तो पर वो सॉफ्टवेयर में भी तो हम लोगों का मार्केट बहुत कम था, लेकिन भारतीय कंपनीज पूरे विश्व में कैसे पॉपुलर हो गई फिर? तो हम प्रोडक्ट्स कहाँ बना रहे थे, हम सर्विसेज कर रहे थे ना। हम्म। तो सर्विसेज करना आसान है इन सब चीजों में आपको, क्योंकि प्रोडक्ट अपनी मार्केट के लिए प्रोडक्ट थोड़ी बना रहे हो। हाँ, सही बात ठीक है। है, आपको आप अच्छी मैन पावर ट्रेन कर रहे हो और उनको अच्छे प्रोसेसेस के साथ डिप्लॉय कर रहे हो, हम्म। है ना। यही करती है ना आईटी सर्विसेज कंपनी, एक बड़े तौर पे मैन पावर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट का काम कर रही है। बिल्कुल। ठीक है, और अच्छे प्रोसेसेस भी हैं, और इंडिया के, मैं उसको ये नहीं कहना चाहता कि कोई लो एंड है, मतलब वर्ल्ड बीटिंग काम हमने किया है प्रोसेस के लेवल पे। तो हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है मल्टी ज्योग्राफी लेवल पे वगैरह जो कर सकते हैं, जो इंडियन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अच्छे लेवल पे ही होगा अच्छा। अच्छी कंपनीज में। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमारा स्ट्रेंथ है, वो चाइना ने नहीं किया था, किसी भी रीजन से हम सिर्फ यही देखते रहते हैं चाइना ने क्या अच्छा किया, ये चीज हमने अच्छी करी और अभी भी हम उसमें अच्छे ही हैं। हम्म। ये चीज चाइनीज कंपनीज नहीं कर पाई हमने जैसे किया ये चीज। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रोडक्ट जो है आप देखोगे तो ज्यादातर प्रोडक्ट आप डोमेस्टिक, क्योंकि आपको कस्टमर के पास होना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम्म। हम्म। तो आप अगर कस्टमर्स के करीब हो तो आप सबसे ज्यादा किसके करीब होते हो, अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स के। तो अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी है तो आपके प्रोडक्ट्स उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा। और दूसरा, लेकिन ये तरीका है कि आप हमेशा कॉपी तो कर सकते हो कि भाई दूसरे मार्केट में कुछ डेवलप, जैसे फ्लिपकार्ट था, अमेजॉन, वो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने अमेजॉन में ही काम किया हुआ था ना पहले। तो ठीक है, आपने देख लिया कि अमेजॉन कैसे हुआ, आपने उनकी जो 20 साल की जर्नी थी डिस्कवरी की, क्योंकि काफी जो नई चीजें बनती हैं उसमें ये समझना कि क्या बनाना है। इसमें जैसे टिकटॉक का ही अगर मैं कॉन्क्रीट एग्जांपल लूं, तो टिकटॉक के जो फाउंडर्स थे उन्होंने पहले एजुकेशन वीडियो ऐप बनाया। अच्छा। ठीक है, और चला नहीं। ठीक है, उन्होंने ऐसा बनाया था ऐप जिसमें लोग खुद ही एजुकेशनल वीडियो क्रिएट करें और दूसरे लोग कंज्यूम करेंगे। अच्छा। अच्छा। तो वो ऑलरेडी वीडियो प्रोडक्शन कंजम्पशन वाले क्षेत्र में थे, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब उन्होंने लॉन्च किया तो चला ही नहीं। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, उसी टेक्नोलॉजी को फिर उन्होंने चेंज किया एंटरटेनमेंट में। और उनके पास में जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो बच गया था थोड़ा पिछले फेलियर से, तो उन्होंने वो बचे हुए पैसे से इसको एंटरटेनमेंट में ट्राई किया और वहां चल गया। और पहले उन्होंने सिर्फ ये एंटरटेनमेंट पे सिर्फ ट्राई किया था कि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर वो जो कंपनी थी म्यूजिकली, उसको टिकटॉक ने खरीदा। टिकटॉक भी सेम ही चीज ट्राई कर रही थी चाइना के अंदर में, और म्यूजिकली भी चाइनीज लोगों की कंपनी थी जो ये ट्राई कर रही थी चाइना के बाहर। अच्छा। फिर उन्होंने उनको खरीद के ये टेक्नोलॉजी को पूरा वर्ल्ड वाइड किया। और सोचो इंडिया में तो मतलब जो तबका यूज कर रहा है उसका कोई कनेक्शन नहीं है पहले के टारगेट मार्केट से, तो ये सब डिस्कवरी से आता है, और ये डिस्कवरी में बहुत पैसा लगता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन और गलती करने के लिए जो पैसा चाहिए, ये पैसा इंडिया में नहीं है। बनी हुई एकदम चीज है तो उसको हम कॉपी करने के लिए चाहते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे लोग हैं कि भाई आप ये तो बनी हुई चीज है, ये जैसे होता है ना, ये बैंक चल रहा है बस अब ये मुझे दे दो। तो ये थोड़ा नेशनलाइज, ये थोड़ा हफ्ता वसूली नेशनलाइजेशन वाला माइंडसेट है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म अपने लिए क्या करें। ये शॉर्ट टर्म करके खुश हो जाना और इस तरह से कंपनी बनाना, मुझे लगता है ठीक है। आई मीन कहीं पे गलत गलत चीज से भी कुछ सही फायदे हो जाते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो थोड़ा बहुत डिजिटल पेमेंट्स वगैरह को बूस्ट मिल गया था उस टाइम पे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको करना चाहिए था डिमोनेटाइजेशन। हाँ। तो इधर ये भी है कि ये ऐप बैन शायद नहीं करना चाहिए था, पर अभी हो गया है तो इसके कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट निकल सकते हैं इंडियन कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के हाँ, लिए। नहीं वैसे तो हर पब्लिक पॉलिसी का किसी न किसी को फायदा तो जरूर होता है, कितनी भी खराब हो, हाँ हाँ, क्योंकि इतने लोगों को इम्पैक्ट करता है और स्टेक होल्डर्स इतने अलग अलग होते हैं कि आप सबसे घटिया पॉलिसी भी ढूंढ लो, मैं आपको उसके 5 फायदे दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इसके इसके कुछ कुछ फायदा इंडियन वीसीज और इंडियन स्टार्टअप्स को इसका कुछ फायदा होने वाला है ऐप बैन का। पर सौरभ, आप ये कह रहे हैं क्या फिर कि क्योंकि हमारा मार्केट अभी छोटा है, ये सब एक जीडीपी का फंक्शन है, अगर हम लोग अमीर हो जाएंगे तो हमारे इन्वेस्टर्स भी ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाएंगे, ज्यादा पैसा होगा, और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी ज्यादा पे करने की क्षमता रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फोकस तो हमारा उसी में होना चाहिए कि हमको बड़ी इकोनॉमी बनना। आई थिंक वो तो एक यथार्थ सत्य हमारे लिए है ही अभी, और रहेगा अगले 30-40 साल की, हमको उसी पे फोकस करना चाहिए। तो उसमें अगर हम जाए तो ये ओवरऑल भी जो हमने आत्मनिर्भरता का जो हम लोगों ने
अभी व्यू पॉइंट बना रखा है वगैरह, वो हमारे लिए अभी ठीक नहीं है। ये हमको, ये बाकी देश कर रहे हैं, जैसे यूएस करे या चाइना करे या बाकी या यूके करे, वो ऑलरेडी अमीर है, उनकी स्ट्रेटेजी हमको थोड़ी कॉपी करनी चाहिए। हम्म। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि कैसे भारत को फ्री ट्रेड का चैंपियन बनना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब वो 1700 में यूके फ्री ट्रेड का चैंपियन था ना, क्योंकि उनको अमीर होना था। हाँ अगर हाँ वो ट्रेड नहीं करते तो उनका क्या होता, और वो लोग तो देशों से लड़ाई करने को तैयार थे कि अगर आप फ्री ट्रेड नहीं करने दोगे हमको, हाँ क्योंकि हाँ। उनका अस्तित्व ही नहीं था बिना फ्री ट्रेड के। तो हमको आज की डेट में 1700 का यूके बन जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। हम अभी उस स्थिति में हैं जहां पे बाकी लोग बड़े बड़े हैं और हम अभी उभर रहे हैं। हम्म। तो हमको स्टेटस को ब्रेक करना है। बाकी लोग स्टेटस को रखना चाहते हैं, हमको थोड़ी स्टेटस को रखना है। हाँ हाँ। हम तो स्टेटस को के चैलेंजर हैं, बाकी लोगों को हमसे घबराना चाहिए। हम्म। हमको तो बोलना चाहिए कि भाई फ्री ट्रेड दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और उसको रोकने वाला जो है वो बहुत बड़ा गुनहगार है। बिल्कुल। तो हम तो लेकिन उल्टी जगह पे चले गए हैं कि हम कह रहे हैं नहीं नहीं, फ्री ट्रेड नहीं, आत्मनिर्भरता, हम ट्रेड रेट कम करेंगे, अपनी चीज बनाएंगे, खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, पीछे की सब्जी अब अपने किचन गार्डन से इस गाजर तोड़ के खाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सौरभ। तो मतलब फ्री ट्रेड सिर्फ फ्री ट्रेड एक आइडियोलॉजी है इसलिए नहीं, इसमें हम लोगों का फायदा है, इसीलिए हमें उसका प्रोपोगेशन कर। बिल्कुल, यूके में भी कौन सा वो इसलिए कर रहे थे कि हमें उनका फायदा था, इसलिए उसको प्रमोट कर रहे थे ना। हाँ, अपना उल्लू सीधा करना है इसमें बस। हाँ, तो हमको हमारा आज की डेट में हमारा फायदा फ्री ट्रेड तो, और उसमें हम देखें तो फिर हमको हमारा, हम अगर चाइना की तरफ से बैन करते हैं या इवन आई वुड से पाकिस्तान का भी ट्रेड, हमको तो बोलना चाहिए हम किसी का बैन नहीं करेंगे, हमको क्या नुकसान है। हम्म। हमको बोलना चाहिए कि फ्री ट्रेड सबसे अच्छी चीज है, यूएस को भी नहीं करना चाहिए बैन, किसी को नहीं करना चाहिए। फ्री ट्रेड दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। हाँ, वही सौरभ। और मैं, हम लोगों ने पिछले एक दो एपिसोड पहले जो रिकॉर्ड किया था उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बना सकते हैं बांग्लादेश, और शुरुआत वहां से कर सकते हैं हमारे नेबर से, और फिर उसका और दूसरे देशों में भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जहां पे मौका लगे हमको लगा देना चाहिए, हमको तो किसी के साथ भी करने में नुकसान नहीं है ना। हम्म। तो हमको ऑलमोस्ट सब जगह ही फायदा दिखता है, कहीं एक आध जगह हो सकती है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर वगैरह में हमको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इसके लिए यहाँ पे भी ना थोड़ा ट्रेड पॉलिसी हमेशा नुआंस्ड होती है। मतलब आप चाहे बोलो जोर जोर से फ्री ट्रेड, उसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत चीजें, मतलब जब यूके भी इतना फ्री ट्रेड बोलता था, पर अपने इंपोर्ट्स में तो वो कभी कभी रोक के रखता था चीजें। इंडिया का सूती कपड़ा अपने यहाँ नहीं आने देता था ना। हम्म। तो आप बोलोगे फ्री ट्रेड, लेकिन उसके बाद भी दिमाग लगाओगे तो उसके नहीं, लिए हाँ। बिल्कुल। मुझे लगता है इसमें भी थोड़ी सीक्वेंस की जरूरत है। जैसे कि एग्रीकल्चर में ही ले लीजिए, कृषि में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बाहर से लेने की बात करें तो उसके लिए हमें एकदम उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा तो सबको फायदा होगा। शायद हाँ, ट्रेड, हमारा सामान वहां जाएगा, वहां का सामान यहाँ आएगा, उसके बारे में हम थोड़ा डिसीजन थोड़े सालों बाद ले सकते हैं। लेकिन हम लोग आज की स्थिति में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आने देते और हम लोग ट्रेड भी नहीं करने देते, वहां पे बिल्कुल हमको। बिल्कुल, और वहां पे हमको लेकिन दूसरे लोगों पे चढ़ना चाहिए कि भाई आप जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट पे तो बहुत जगहों पे पाबंदी है। बिल्कुल। ठीक है, जिसको नॉन ट्रेड बाकी जगहों पे, और किस चीज को लेकर के है कि भाई सफाई नहीं है, कीड़े आ जाएंगे। नॉन ठीक है, टैरिफ बैरियर्स नॉन जिसे टैरिफ कहते बैरियर इंडिया के ऊपर खूब लगे, तो इंडिया को सबके ऊपर चढ़ जाना चाहिए कि फ्री ट्रेड का क्या मतलब है। भाई अगर हैं। हमारा हाँ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपका कंज्यूमर नहीं खरीदेगा ना, गवर्नमेंट क्यों बीच में कूद रही है। हाँ, गवर्नमेंट कहाँ से क्वालिटी चेक करने लग गई हाँ, है। गवर्नमेंट को क्या भैया, अगर हमारा आम सड़ा हुआ है तो आपका कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, आप क्या बीच में पड़ रहे हम्म, हो। हाँ ठीक है, हाँ। तो हमको इस तरह से उनके ऊपर चढ़ना चाहिए कि भाई अगर हमारा दूध अच्छा नहीं है तो आपका बंदा नहीं खरीदेगा। हम्म। ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई। तो फ्री ट्रेड जब आप बोलते हो तो आपको आपको उसको फॉर्मुलेट अपने हिसाब से करना है, हाँ, अच्छी बात वो बोली। इंपॉर्टेंट चीज है। वही है। तो सौरभ भाई, वैसे ऐप बैन इस हालात में जो किया, वो तो मुझे लगता है एक भारत की कमजोरी दर्शाता है। अगर हम लोग वहां पे, चाइना ने मिलिट्री एक्शन किया, हमारे कितने सोल्जर शहीद भी हो गए, और उसके रिस्पांस में अगर हम लोग एक ऐसा ऑप्शन लेते हैं जहां पे हम लोगों ने चाइना के ऐप को बैन किया, चाइना का नाम भी नहीं लिया, और इसका नुकसान सिर्फ कुछ एक चाइनीज कंपनी को होगा, उसमें हम लोग खुश कैसे हो सकते हाँ नहीं, वो तो मुझे लगता है प्रणय ठीक बात है। मुझे लगता है कि आई मीन ये हमारी शायद लैक ऑफ इमेजिनेशन दिखाता है, कमजोरी से भी ज्यादा। हैं? हाँ, और कि लोगों भाई ने तो इसको डिजिटल स्ट्राइक भी बोल दिया है सौरभ।
सर्जिकल स्ट्राइक का डिजिटल वर्जन है। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये दूसरी किसी एंगल से कहीं पे इसके कुछ फायदे हो सकते हैं, पर ओवरऑल हम बहुत कुछ कर सकते थे और हमने ये चूज किया, ये तो थोड़ी सी मुझे तो मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब ये देख के दुख वाली चीज, मेरे हिसाब से तो दुख वाली चीज है, और हमको काफी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि यही ऑप्शन क्यों निकल के आया इतने ऑप्शंस में। ये हमारे प्रोसेस की, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस है, सब पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, और सौरभ मैं तो कहूंगा कि अगर हमारे पास यही ऑप्शन रह गया था तो हम लोग अभी ही स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास चाइना से निपटने के लिए सिर्फ इस तरीके के ऑप्शन बच गए तो हम लोग कैसे कह सकते हैं हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है। बिल्कुल, अब मतलब हम उनका नाम ही नहीं ले सकते अगर। हाँ तो फिर क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रह गई ना। हाँ, तो हम लोग को वैसे सोचना चाहिए, ना कि हम लोग यूएस की सहायता लेंगे या फिर यूएस के साथ ट्रेड करेंगे तो हम लोग स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस नहीं होंगे, वैसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं मतलब बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ प्रणय कि ये काफी आत्मचिंतन करने वाली चीज है कि ये जो हुआ, ये एपिसोड तो जैसा भी, और अगर डिफ्यूज हो जाए शांतिपूर्वक वो एक बात है, लेकिन इस पूरे एपिसोड में बहुत सारी हमारे लिए लॉन्ग टर्म चिंताजनक चीजें हैं जो हमको सोचनी चाहिए। ठीक है सौरभ, तो फिर इसी आत्मचिंतन वाले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लिसनर्स को भी कि थोड़ा सोचिए इस बारे में और आपके क्या विचार हैं बताइए हमें। puliyabazi@gmail.com पर हम अवेलेबल हैं, ट्विटर पर भी हैं, तो बताइए हमें। और इसी बात पे ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. So, been a really exciting week on the network this week. We've had some really cool stuff. My old friend Vivek Lad was on Storytellers and Storysellers. Definitely do check that out. On Cyrus Said, we had Ashwin Sanghi on Thursday's episode, and Cyrus and myself did a cock and bull, just the two of us. That was fun as well on Monday. Do check that out. Masaba was on Advertising is Dead, which was another really, really strong episode from Varun. And on the sports front, both Edges and Sledges, Football Shitball had some really fun episodes. That's the Football Twaddle. Do check those out as well. And if you haven't been paying attention and you haven't been listening to Smile India in these times, I don't know why you aren't. It's the most uplifting show that you could listen to. It's a short, bite-sized piece of really positive things that happen in India. Do definitely check that out. And with that, we hope to see you again next week. Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday. On the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts. See ya!